हेलो दोस्तों, जागृति चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। जैसा कि आप जानते हैं, जागृति चैनल जागरूकता लाने के लिए काम करती है। हर क्षेत्र में, हमारे समाज में किसी भी क्षेत्र में जो कमी है, जो सुधार होनी चाहिए, उन विषयों पर जागृति चैनल पर हम बात करते हैं। मैं अपने विचार रखता हूं। ये विचार मेरे अपने हैं और लोगों से संकलित हैं। जब मैं आपसे बात करता हूं तो आपके विचार मिलते हैं। जब कभी भी किसी भी गैदरिंग में जाता हूं, गांव में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो उनके विचार जो होते हैं उन्हें मैं संकलन करता हूं और फिर मैं अपने विचार उसके साथ रखता हूं। बहुत से विचार ऐसे होते हैं जो लोगों के विचार से मेरा विचार भी मिलता है या मेरे विचार से लोगों के भी विचार मिलते हैं, तो हम उसे साझा करते हैं आप लोगों के साथ जागृति चैनल पर। और आप सबसे आग्रह भी करता हूं कि अगर आपके मन में कोई विचार है इस तरह का जिसे आप समाज के पटल पर रखना चाहते हैं, लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं, अपने समाज के जो कार्यकर्ता हैं या किसी भी विभाग के लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनके सामने अपनी बातों को आप रखना चाहते हैं, तो आप जागृति चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। क्योंकि हम समाज में काम करते हैं सोशल वर्कर के रूप में, तो बहुत सारी बातें हम लोग अक्सर जो है सो किसी न किसी बातों में, किसी न किसी चीज में भाग लेते रहते हैं। जैसे अभी कोरोना के समय में हम लोग गरीबों के बीच में खाना बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, सैनिटाइजर, मास्क, जूस, बिस्किट, जो भी ऐसा लगता है कि जिसे लोगों को देने से, उन लोगों को मिलने से उनकी सुविधा बढ़ सकती है या उनका पेट भर सकता है या उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, तो हम कोशिश करते हैं ऐसा करने का। और इसी संदर्भ में एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं आपसे कि अगर आपके घर में, जैसे आपके बच्चों का या आपका किसी का भी कपड़ा, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं। जब आप उसे नया खरीदते हैं तो आप पहनते हैं और कुछ दिनों के बाद वो पुराना हो जाता है तो आप उसे नहीं पहनते हैं, तो या तो वो फेंक दिए जाते हैं या किसी तरह उसे बर्बाद हो जाता है वो। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि इस तरह की कोई भी चीजें, जैसे कपड़े, खिलौने, बहुत बार ऐसा होता है जब आपके घर में बच्चे खेलते हैं और बच्चे खेल करके खिलौने को पुराना कर देते हैं, या बच्चे बड़े हो जाते हैं और खिलौने छोटे रह जाते हैं, फिर उन खिलौनों से बच्चे नहीं खेलते हैं, तो वो खिलौने जो हैं वो या तो आपके गैराज में पड़ा रहता है या आपका कोई ऐसा रूम रहता है, स्टोरेज रूम, जिसमें गार्बेज की तरह वो रखा रहता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इस तरह की कोई भी चीजें हैं तो आप उसे अच्छी तरह रखें और हमसे कंसल्ट करें और आप वो सामान हमें दें। अगर आप नजदीक हैं तो निश्चित रूप से हम आपसे वो प्राप्त कर लेंगे, और अगर आप दूर हैं हमसे, किसी दूसरे शहर में हैं, तो आप उसे संभाल कर रखें और आप केवल मैसेज दे दें कि हमारे पास पुराने कपड़े हैं और खिलौने हैं जो कि हम देना चाहते हैं। तो जागृति चैनल के माध्यम से और जागृति मंच के माध्यम से ये सभी सामान जो है गरीबों में बांटने का काम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सामान को इकट्ठा करके लोगों में, गरीबों में बांट देते हैं, क्योंकि आपके जो पुराने कपड़े होते हैं और वो जो टूटा फूटा खिलौना भी होता है, वो खिलौने भी और वो कपड़े भी उन गरीबों के लिए नए जैसा सुख देता है जिनको वो नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है।
तो आप अगर इस तरह का कोई भी सामान है आपके पास तो आप निश्चित रूप से हम लोगों से कंसल्ट करें। हमारा फ़ोन नंबर, हमारा ईमेल पता आपके स्क्रीन पर आता रहता है, आप उसे नोट कर लें, कॉल करें और आप बात करें। और किसी भी प्रकार के सुधार की बात अगर आपके दिमाग में है, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, आप भी कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, अपने विचारों को सरकार को सुनाना चाहते हैं या किसी भी विभाग को सुनाना चाहते हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को सुनाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से वो हमें बताएं। हम जागृति चैनल के माध्यम से उसे वहां पहुंचा सकते हैं और आपकी आवाज में भी पहुंचा सकते हैं, आपकी वीडियो में भी पहुंचा सकते हैं। तो आप वीडियो करके भी मुझे दे सकते हैं और ऑडियो भी हमें दे सकते हैं, उसे भी हम प्रसारित कर सकते हैं जागृति चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए मैं कई एक एपिसोड में ऐसा बोला हूं कि जागृति चैनल केवल मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, क्योंकि ये एक समाज सुधार के लिए चैनल बना है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता YouTube पर डालने में या Facebook पर डालने में जिससे किसी का लाभ ना हो। कई एक बार मैं बहुत सारे ऐसे चैनल देखता हूं, फेसबुक का चैनल देखता हूं, तो बहुत सारे लोग फेसबुक इसलिए खोलते हैं कि वो हर एक दिन अपने नए स्टाइल का एक पिक्चर उस पर पोस्ट कर देते हैं और 10 लोग, 5 लोग, 50 लोग उस पर कमेंट्स कर देते हैं, वाह 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 क्या हीरो जैसा लग रहा है। बस इतने से वो खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। बहुत सारी लड़कियां या लड़के, मालूम नहीं कौन है वो, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिस पर एक सुंदर सी लड़की का पिक्चर पोस्ट कर दिया जाता है और उसके नीचे कोई भी कमेंट्स लिख करके उसके साथ एक टाइटल डाल दिया जाता है, कुछ भी डाल दिया जाता है। आजकल मैं एक और पिक्चर देखता हूं लड़कियों का, और उस पिक्चर के नीचे में वो फोन नंबर लिख करके भेज देते हैं कि ये मेरा फोन नंबर है, तुम कॉल करो या तुम मुझे फोन नंबर, अपना कमेंट्स में फोन नंबर भेजो, मैं तुमसे बात करूंगी। या कुछ ऐसे भी पिक्चर मैंने देखे जिसमें लड़कियां लिखती हैं कि मैं सिंगल हूं, मुझे शादी करनी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर शादी करना चाहते हो मुझसे तो अपने फोन नंबर शेयर करो पोस्ट पर। और हमारे बहुत सारे जो युवा वर्ग हैं या इवन बुजुर्ग व्यक्ति सब भी जो हैं, जो मनचले स्टाइल के हैं, वो अपना फोन नंबर शेयर करते हैं। और कई एक बार आप घटना भी सुनेंगे कि बहुत सारे युवा वर्ग उसमें भटक गए और गलत काम में फंस गए। कई एक बार वो उनका पैसा लूट गया, कई एक बार उन्हें जो है सो हत्या तक हुई है, जिस क्राइम पेट्रोल में आप देखते होंगे ये सब चीजें। तो मैं आपको सब्जेक्ट पर आता हूं कि मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। मैं किसी भी चीज को फेसबुक पर भी अगर डालना चाहता हूं तो चूंकि मैं एक म्यूजिशियन हूं फर्स्ट, सेकंड मैं एक टीचर हूं और थर्ड मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सोशल वर्कर हूं। मैं चाहता हूं जीवन में लोगों के लिए कुछ काम करना। तो ये मेरा दिल का मामला है, अंदर की बात है। ये मेरे दिल में ये होता है कि मैं किसी दूसरे के लिए कितना काम कर सकूं और क्या क्या कर सकूं। इसीलिए संगीत का जो चैनल है हमारा, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल, या सिंगर अजय झा जो हमारा फेसबुक है, उन पर भी मैं कोशिश करता हूं कि संगीत से संबंधित कुछ बातें मैं डालूं जिससे लोग संगीत सीख सकें, म्यूजिक से जानकारी उनको मिल सके। और जागृति चैनल जो है ये स्पेशली जागृति चैनल ये यूट्यूब पर है और जो फेसबुक पर है वो है जागृति मंच, जो केवल मेरे नाम से है, अजय झा। तो जागृति मंच पर भी मैं यही करता हूं कि समाज के सुधार के लिए कुछ बातें लिखता हूं ताकि किसी को भी अगर वो सुन करके उनके जीवन में कुछ बदलाव आता है, उनके जीवन में कुछ प्रगति हो जाती है, उनको कुछ ज्ञान मिलता है, तभी लगता है मुझे कि मैं कुछ काम किया। मैं अपना कोई स्टाइलिश फोटो डाल दूं, प्रोग्राम करता हुआ एक बहुत बड़े सिंगर का पोस्ट डाल देता हूं, मुझे उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान से भले किसी दूसरे को फायदा हो सकता है, लेकिन मेरे पास
कौन सी कार है उसका एक फोटो खींच करके डाल दूं, मेरे पास कौन सा स्कूटर है उसका एक फोटो खींच करके डाल दूं, या मेरे पास कौन सा ऐसा कपड़ा है जिसे पहनकर मैं स्मार्ट और हीरो जैसा लगता हूं देखने में, उसका एक फोटो पोस्ट कर देता हूं, तो मुझे लगता है इस सब से किसी को कुछ नहीं होने वाला है। और आप सबको भी इन सब चीजों से सावधान होना चाहिए। आप अपने जीवन में कभी भी सोच कर देखें कि आप दूसरे के लिए क्या करते हैं। अपने लिए तो आप जैसा कि जानते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीता है। आप दूसरे के लिए आज इस वक्त क्या कर रहे हैं? हर दिन रात में सोने से पहले एक बार सोचें कि आज आपने दूसरों के लिए क्या किया। अपने लिए तो आपने जॉब किया, आपकी सैलरी बनेगी और वो सैलरी आएगा, लेकिन दूसरे के लिए आप क्या जिए? आप अपने परिवार के लिए जिए, आप अपनी पत्नी के लिए जिए, आप अपने बच्चों के लिए जिए। ये तो आपका धर्म है और ये सारे लोग करते हैं। लेकिन आपसे हटकर दूसरे, जिनको आपकी आवश्यकता हो सकती है, जिनको अगर आप थोड़ा सा भी मदद करते हैं किसी भी तरह से, वो ज्ञान से हो सकता है, तन मन धन जैसे हम कहते हैं, तो तन में बहुत सारी चीजें आती है, मन में भी बहुत सारी चीजें आती है, और धन से भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मैं बोला कपड़े का दान कर दिए, वो भी धन है। धन का दान कर दिए, वो भी दान है, वो भी सहयोग है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो ये तीनों कैटेगरी में आता है। मैं तन मन धन, इस तीनों कैटेगरी में क्या क्या आता है इसका भी विश्लेषण मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। आज का जो मेरा विषय है वो विषय है पुलिस का। और अब मैं आता हूं मेन विषय पर, और ये स्पेशली पुलिस भाइयों के लिए है। पुलिस में जितने काम करने वाले हमारे भाई हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब से निवेदन है, उन सब को मैं राय तो नहीं कह सकता, मैं आपको कह सकता हूं कि पुलिस का जीवन कैसे जीना चाहिए और क्या मतलब समाज को आपसे क्या अपेक्षा है, आप उस पर कहां हैं, कहां खड़े उतरते हैं, आपके जीवन में क्या अंतर आना चाहिए, इस विषय पर मैं बात करूंगा आज। सबसे पहले तो सभी पुलिस भाइयों को, पुलिस कर्मियों को जो पुलिस में है, फोर्स की बात मैं नहीं कर रहा, केवल पुलिस कर्मियों को मैं कह रहा हूं, हमारे भारत के पूरे पुलिस कर्मियों को एक बार तो सबसे पहले अपने हृदय से सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन करूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको कि आप सबके काम से आज देश में बहुत जगह बहुत सारी चीजें बैलेंस में चलती है, बहुत सारे नियम पालन किए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को एक सुरक्षा महसूस होता है। और आज इस कोरोना के समय में जो स्पेशली सभी पुलिस कर्मियों का काम हुआ है, जो आपने अपने जीवन पर खेल करके, अपने जान पर खेल करके आपने जो लोगों का डिस्टेंस मेंटेन किया है, लोगों को गैदर होने से रोका है या कहीं पर गैदरिंग को तोड़ा है, उसे हटाया है, ये आप अपने जान पर खेल करके किए हैं, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद दूं, ये धन्यवाद नहीं हो सकता। आपका आभार जो है, आपका जो एहसान है हम आम जनता पर, वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। उसमें दो बातें, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरा, हम लोग अपने धन से कह लें और तन से कह लें और मन से कह लें, हम कोशिश करते हैं कि जहां हम रहते हैं वहां पर जो हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं उनको किसी भी समय अपने से जाकर के जैसे नाश्ता बांटना, खाना बांटना, चाय पिलाना, स्नैक्स देना, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं आसपास के जगह पर, जहां तक हम लोग जा सकते हैं इस कोरोना के समय में, क्योंकि हम बहुत दूर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मैं दिल्ली में रहता हूं अभी, और दिल्ली के आसपास में जहां हम रहते हैं विकासपुरी में, तो इसके आसपास के जगह पर हम जाते हैं, जगह जगह जहां पर पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं, वहां जाकर के हम लोग चाय बांटते हैं, नाश्ता बांटते हैं
और शरबत बांटते हैं, कोशिश करते हैं कि जहां तक हेल्प हो सके हम लोग करें, सेवा कर सकें। दूसरी बात, आप पुलिस कर्मियों से हमारा एक निवेदन है, और मैं आपको बताऊं कि ये समाज पुलिस को आज किस निगाह से देखती है और पुलिस को किस निगाह से देखनी चाहिए, ये दोनों बातें अलग अलग है। आप गौर करें, पुलिस को किस निगाह से देखना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग, पुलिस का अर्थ उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि अगर हम पुलिस के आसपास में हैं तो हम सुरक्षित हैं। अगर पुलिस हमारे आसपास में है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। अगर हम पुलिस को कॉल कर देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कमजोर व्यक्ति जब किसी आपदा में फंस जाता है, किसी परेशानी में फंसता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले यह आना चाहिए कि पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस को देखते ही मन के अंदर जो ताकत है वो 4 गुना बढ़ जाना चाहिए। पुलिस को देख करके ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि वो पुलिस आ गई, चलो अब कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरे पुलिस कर्मियों, ये बड़ा दुख के साथ मैं कह रहा हूं आपको कि सभी पुलिस कर्मी तो नहीं, लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के कारण, कुछ घटनाओं के कारण आज समाज में लोगों की जो नजरिया है पुलिस के प्रति, वो कितनी बदली हुई है। गौर करें, जब कोई पुलिस को कॉल करने की बात होती है तो कुछ विचार मैं जो व्यक्त कर रहा हूं वो मेरा कुछ व्यक्तिगत विचार भी है। मैं भी कई एक बार इस तरह की घटनाओं से गुजरा हूं जहां पर पुलिस को देखकर एक बल नहीं मिलता है, बल्कि पुलिस को देखकर उल्टा मन कमजोर हो जाता है। एक एपिसोड में मैं एक घटना की बात में बताया था, सबसे पहले अपने विचार व्यक्त करता हूं। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और 4 पुलिस गार्ड, मेरे ख्याल से रेलवे के पुलिसकर्मी होंगे, वो 4 पुलिसकर्मी अंदर आए और जिसके पास टिकट है, जिसके पास टिकट नहीं है, सबसे पैसा वसूलने का काम वो कर रहे थे। मैं बताता हूं किस तरह। जैसे रिजर्वेशन का बॉगी है, दिन के समय में 8 बजे 9 बजे के बाद से दिन के समय में जो 3 टियर्स होते हैं, 2 टियर्स होते हैं, जिसमें कि लोग रिजर्व करके जाते हैं, तो दिन के समय में वो सभी उठ करके बैठ जाते हैं। और ये जनसंख्या के कारण हो या नियमों के उल्लंघन के कारण हो या अव्यवस्था के कारण हो, जिस कारण से भी हो, बहुत सारे लोग जिनके पास टिकट होता है लेकिन रिजर्वेशन नहीं होता है, वो भी जनरल बॉगी में जाने के बजाय उस तरह के रिजर्वेशन बॉगी में चले जाते हैं और जाकर के बहुत ही आराम से सफर करते हैं। अब वो रिजर्वेशन बॉगी में जाते हैं, इलीगल तो है, लेकिन इतना आम है, इतना सामान्य है वो कि दिन के समय में सारे लोग अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं रिजर्वेशन बॉगी में जाकर के बैठने के लिए। क्योंकि रिजर्वेशन बॉगी में, और जो लोग रिजर्वेशन बॉगी में बैठे होते हैं, आप उनसे भी अगर विचार करेंगे तो उनको भी ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चलो इतनी भीड़ है, लोग कहां जाएंगे। आपके पास जो ट्रेन होती है उस ट्रेन में आम बॉगी जो होती है, जनरल बॉगी में जहां पर मेरे ख्याल से, मुझे संख्या तो नहीं याद है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 200-250 लोग बैठ सकते हैं सीट के आधार पर। लेकिन जनरल बॉगी में, एक बॉगी में कम से कम 1,000 व्यक्ति चढ़ते हैं, 1,000 व्यक्ति उसमें पैक होते हैं। और वो क्यों होता है?
क्योंकि हमारे पास उतनी अधिक ट्रेनें नहीं हैं। जनसंख्या के आधार पे जितने लोग सफर करते हैं उनके आधार पर हमारी व्यवस्था नहीं है। यह रेलवे की कमजोरी है, यह सरकार की कमी है, लोगों की कमी नहीं है। लोगों को तो जाना होगा ही होगा। इन विषय पर भी मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें जो कि बहुत ही खतरनाक बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो रिजर्वेशन बॉगी में लोग आम चढ़ते हैं, तो उसी तरह मैं भी दिन में धनबाद था, धनबाद से मैं चढ़ा था समस्तीपुर के लिए, और बिहार की बात है ये। तो मैं बॉगी में चढ़ा और कुछ देर के बाद 4 गार्ड आए और वो शुरू से ही एकदम के जैसे ही वो दरवाजा से अंदर आए वहां से सभी लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिए। जिसके पास टिकट था उससे भी वही 50-100 रुपया जो मिल जाए भिखारी की तरह मांगते हैं, कुछ भी दे दो, ऐसा उनका सिस्टम होता है। शुरू करते हैं अधिक से। अगर वो लोग धीरे धीरे ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो इतना नहीं है, ठीक है फिर मैं उतर जाऊंगा, तो वो आते हैं धीरे धीरे नीचे, यहां तक कि बीड़ी पीने तक पर आ जाते हैं कि एक बीड़ी पिला दो, एक सिगरेट पिला दो। तो इस तरह की उनकी स्थिति होती है। तो पुलिसकर्मी का जो एक ड्यूटी होता है, जो एक गरिमा है, वो उसे खत्म कर देता है बिल्कुल। तो वो सबसे मांगते हुए आ रहा था, तो मेरे पास भी आया मांगने के लिए और बोला कि आपके पास रिजर्वेशन है? तो मैं बोला नहीं रिजर्वेशन तो नहीं है, टिकट है। तो टिकट है तो क्या हुआ, आप रिजर्वेशन बॉगी में चढ़े हैं, चलिए उतरिए। तो मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुरंत उतर जाऊंगा। मुझसे पहले जितने आदमी यहां बैठे हुए हैं उन सबको उतार दीजिए पहले। अब वो उतार तो सकते नहीं थे क्योंकि उन सब से वो पैसा ले चुके थे। अब वो मुझसे उलझ गए। अब वो मुझे कहने लगे दादागिरी कर रहे हो, आप हीरोगिरी करते हो, आप समझते नहीं हो हम लोग आपको क्या कर सकते हैं, आपको जेल बंद कर सकते हैं, आप पर ये कर सकते। मैं बोला देखिए आप मुझे जेल ले जाना चाहते हैं तो जेल ले चलिए, और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो करें आप, ठीक है। फाइन करना चाहते हैं आप फाइन कर दें, मैं रिजर्वेशन बॉगी में हूं तो निश्चित रूप से फाइन कर सकते हैं आप। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आप फाइन करने के अधिकारी नहीं हैं, वो टीटी करेगा। क्योंकि इतना तो पढ़ा लिखा हूं तो सारी कुछ जानता हूं ये सब। तो एक तो वो टीटी करेगा, आप तो मुझसे बात न करें तो बेहतर है, नहीं तो ये आप पर गलत हो सकता है। तो आप ये ना समझे कि मैं भी उसी तरह सामान्य लोगों की तरह बस आकर के बैठ गया हूं, आप डरा रहे हैं मुझे, मैं आपको पैसा दे दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और आप अगर ये समझते हैं कि आप कोई कार्रवाई कर पाएंगे तो मैं बताता हूं आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल कर रहे हैं। यू हैव नो राइट्स टू डू दिस। केवल टीसी जो है वही केवल कर सकता है, टिकट कलेक्टर कर सकता है ये काम, वो हमें उतार सकता है यहां से, लेकिन टीसी भी नहीं उतार सकता। टीसी केवल यह कर सकता है कि आप रिजर्वेशन बॉगी में बैठ गए हैं इसीलिए आपको फाइन लगेगा, वो फाइन कर सकता है। दैट्स द पॉलिसी, दैट्स द रूल। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी देर वो गुस्साया, फिर हम लोगों से आगे जो है सो बढ़ा। अब आगे कई एक लोग जो है सो मना कर दिया पैसा देने से, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना देते गए पैसा लेकर के वो उतर गया। दूसरे स्टेशन पर बाहर उतरा और खिड़की से बाहर से वो चारों गार्ड मुझे कहता है चलो भाई तुम आ जाओ, बाहर आ जाओ जरा। हम बोले बाहर तो हम नहीं आएंगे, आपको अंदर आना होगा, आप अंदर आकर के बात करो। फिर वो बाहर से अपना रोष दिखाते रहे, केवल बहुत अपने को दादा समझते हो, हीरो समझते हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम बोले आपको जो करना हो वो करें, मैं चिंतित नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं अपने राइट्स पे हूं, मैं कोई अपराध नहीं किया हूं, रिजर्वेशन बॉगी में बैठा हूं बिना रिजर्वेशन के, तो मैं फाइन देने के लिए तैयार हूं, और वो भी टिकट के आधार पर, वो भी बिल के आधार पर। ऐसे ही आपको पैसा नहीं दे दूंगा हाथ में। एनीवे, वो गुस्सा करके चला गया। तो ये तो पुलिस की हालत है। और इस तरह की घटना एक नहीं, मैं भी कई एक घटनाओं से गुजरा हूं और आए दिन देखता हूं, और लोगों से जब बात करता हूं आप आश्चर्य करें कि पुलिस के कुछ गलत कामों के कारण, पुलिस के गलत मतलब एक्शन के कारण, जब कोई किसी लोग का, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है रोड पर,
तो लोग उस एक्सीडेंट किए हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को मदद करने तक के लिए नहीं आता है। मालूम है क्यों? उनका सबसे बड़ा जो आंसर होता है वो होता है बिना मतलब के हमको पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है, ये पुलिस केस हो जाएगा, बिना मतलब के पुलिस परेशान करेगा। तो पुलिस की जो छवि है बहुत खराब है समाज में। इसी तरह एक बार एक पुलिसकर्मी से मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को नहीं लगता है कि आपके प्रति जो नजरिया है लोगों की वो बड़ी गंदी हो चुकी है? माने पुलिसकर्मी का मतलब है पुलिस से अधिक भ्रष्ट और कुछ नहीं हो सकता है, इस तरह की बातें लोग बोलते हैं। तो आपको खराब नहीं लगता है? ये मैं पुलिसकर्मी से क्वेश्चन किया तो पुलिस कहता है कि आप एक बात बताइए, मेरा परिवार है, मेरे जीवन का जो, मेरे घर का जो खर्चा है वो खर्चा पुलिसकर्मी के वेतन से पूर्ण नहीं हो पाता है, और जिसके कारण हमें घूस लेना पड़ता है। यह पुलिसकर्मी का बयान है। मैं उनसे एक प्रश्न किया कि आप पुलिसकर्मी बने हैं, किसी के फोर्स देने से पुलिसकर्मी नहीं बने हैं, आप पुलिसकर्मी खुद से बने हैं। आप जितने पढ़े लिखे थे उस आधार पर पुलिसकर्मी का नौकरी मिल सकता था आपको, और हो सकता है कि पुलिसकर्मी की जो नौकरी है वो आप चॉइस से लिए हों, क्योंकि पुलिसकर्मी जो है उन्हें बहुत घूस आता है, उनका दबदबा रहता है, क्योंकि वो गलत रौब जमाते हैं हर समाज में। पुलिस है, इसीलिए सारे लोग जो है पुलिस है तो डरे रहते हैं कि अगर कहीं पुलिस गलत केस बना दे। इसका क्या मतलब है? इस भाषा का मतलब है कि पुलिसकर्मी अक्सर गलत केस बना करके लोगों को फंसाता रहा है। अब लोगों का बयान यह होता है कि बिना मतलब के किसी पंगे में डाल देगी ये पुलिस, हमें पुलिस के पंगे में नहीं पड़ना है, छोड़ो, मरने दो, जो मर रहा है मरने दो। बगल में पड़ोसी के पास झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को खून करने तक के लिए पड़ोसी तैयार है, लेकिन एक तीसरा पड़ोसी जो है वो पुलिस को फोन नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि हमें क्या जरूरत पड़ा है, मरे आपस में, जो होगा सो होगा। पुलिसकर्मी को बुलाएंगे बिना मतलब के, पुलिस को फोन करेंगे, 50 क्वेश्चन वो मुझसे पूछेगी। ये डर है पुलिस से, पुलिस के चरित्र से, पुलिस के एक्शन से, क्योंकि पुलिस हर हमेशा अधिक से अधिक समय और अधिक से अधिक पुलिस कर्मियों की हालत ऐसी हो गई है। क्या आपको मैं ये अपने सभी पुलिसकर्मी भाइयों से प्रश्न कर रहा हूं मैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपको पुलिसकर्मियों की जो एक छवि बनी हुई है समाज में, उसे आप लोग बदलने की कोशिश करें? क्या संभव नहीं है ऐसा? कोशिश करें। मैं उस पुलिसकर्मी से प्रश्न किया जो बहुत ही मायने का प्रश्न है, आप जरा विचार करें, और मेरी कोई भी बात गलत हो तो आप कमेंट्स में निश्चित रूप से बताएं, और अगर आप सहमत हैं आप हमसे, तो आप अपने विचार लिख करके कमेंट्स में जरूर से जरूर व्यक्त करें। मैं उस पुलिसकर्मी से पूछा कि ये तो एक चॉइस से आप पुलिसकर्मी बने थे, कौन बोला था आपको पुलिसकर्मी में आने के लिए? कोई पढ़ा लिखा नहीं, अगर वो चपरासी बन गया तो इसमें दूसरे का क्या दोष है, समाज का क्या दोष है? कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, कोई बस कंडक्टर है, कोई सफाई कर्मचारी है, किसी का वेतन 5,000 है, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 4 लाख वेतन है। उसके पढ़ाई पर है ना, वो अपने जीवन में पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, कंपटीशन किया है, प्रतियोगिता दे करके पास किया है, और एक सम्माननीय, जो हम कहते हैं सम्माननीय पद पर स्थापित हुआ है, तो उसका मेहनत है। और दूसरी बात, आप पुलिसकर्मी हैं, आपको तो वेतन मिलता है, जिस वेतन को आप कहते हैं कि आपके परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, एक रिक्शा वाला जो रिक्शा चला रहा है, वो अपनी योग्यता के कारण रिक्शा चला रहा है, दूसरे की योग्यता से रिक्शा नहीं चला रहा है। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिग्री डिप्लोमा वाले भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे काम को करने की क्षमता नहीं है,
वो आगे बढ़ने की जो एक जज्बात होनी चाहिए वो नहीं है उसमें, वो जज्बा नहीं है, जिसके कारण वो हार जाता है अपने जीवन से और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया या पान की दुकान खोल करके बैठ जाता है। एनीवे, तो किसी की तनख्वाह कुछ भी है तो आप कहते हैं कि आपका घर नहीं चलता है इसीलिए आप घूस लेते हैं। रिक्शा वाले का भी घर जो है वो रिक्शा चला करके जो पैसा कमाता है उससे नहीं चलता है। क्या उसे डकैती करना चाहिए? क्या उसे लूट मार मचाना चाहिए, लूटपाट करना शुरू कर देना चाहिए? जरा विचार करें। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश में, अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जिनके घर की खर्चा, जिनके घर की जो आवश्यकता है उनकी कमाई से वो पूर्ण नहीं होता है। अक्सर किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या तो कभी उसे अपनी जमीन को बेचना पड़ता है और ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कई एक बार व्यक्ति जो है वो किसी का बंधुआ मजदूर तक होने के लिए मजबूर हो जाता है अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अपने घर की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। कई एक बार घर की महिलाएं जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए वो अपनी इज्जत तक बेच देते हैं अपने घर की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। क्या वो लूट मार करना शुरू कर दें? वो गैंग बना करके डकैती करना शुरू कर दें? अगर आपका विचार सही है तब तो मुझे हर ऐसे लोगों को सलाह देना चाहिए कि भाई तुमको जैसे होता है वैसे कमाओ, लूटपाट करना हो, डकैती करना हो, जो करना हो करो, लेकिन अपने घर के खर्चा को चलाओ, क्योंकि पुलिसकर्मी भी तो यही कर रही है। मैं बहुत सारे पुलिस को अक्सर मेरा जो स्टिंग ऑपरेशन होता है मैं अक्सर करता रहता हूं। बहुत सारे चौराहे पर जाकर के मैं खड़ा रहता हूं और मैं उसे देखता रहता हूं। कई एक बार वीडियो भी करता हूं, कई एक बार वीडियो नहीं करता हूं, बस देखता रहता हूं कि पुलिस क्या कर रही है। और ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है और जैसे ही, चलिए आज ट्रैफिक पुलिस की चर्चा मैं नहीं करता हूं, इसके विषय में मैं दूसरे चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन बाकी पुलिसकर्मी की बात जो है वो मैं आपको क्लियर बताता हूं। हर जगह थाना में रिपोर्ट लिखाने जाइए, कुछ पैसा लेकर के रिपोर्ट लिखेंगे। कुछ थाने में आप रिपोर्ट लिखने जाओ वो रिपोर्ट लिखते ही नहीं है, उनको कोई महत्व नहीं देता है वो। और बहुत सारे जगह से ऐसे विचार तक मिले हैं मुझे, ऐसे लोगों से बातें हुई हैं मेरी कि अगर जैसे कि मेरा एक फोन खो गया, उस फोन का रिपोर्ट लिखाने हम गए तो वो रिपोर्ट नहीं लिखा, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी, बोले आप 4-5 दिन के बाद पता करो। कभी भी वो फोन मुझे नहीं मिला। अब किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे थे ऐसे ही, जो कि उस काम का माहिर था, वो बोला आप जो है सो जब रिपोर्ट लिखाने गए होंगे तो आप जाकर के पुलिस को बोले होंगे सीधा कि रिपोर्ट लिख दीजिए। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल, हम तो सीधा ऑफिस में गए और जो पुलिसकर्मी बैठे हुए थे वहां पर उनको बोले कि भाई आप रिपोर्ट लिख लो, मेरा फोन खो गया है, अभी चोरी हुई है फोन। तो वो व्यक्ति मुझे बताता है, बोलता है कि कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं लिखा जाता है, अगर लिखा भी जाएगा तो उस पर कोई काम नहीं होगा। अगर आपका फोन खोया था तो उसी पुलिसकर्मी को अगर आप थोड़ा साइड में बुला करके 2000 रुपया हाथ में दिए होते तो आपका फोन 2 दिन के अंदर आपके पास होता। 30,000 40,000 का फोन था, आईफोन था, और वो ऐसे ही खो गया, क्योंकि मुझे टेक्निक नहीं मालूम है वो। और अक्सर जगह पर, मैं बहुत जगह इस तरह जगह पर जाता हूं तो पता चलता है कि आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए। जब आप किसी को पैसा देते हैं, रिश्वत देने की बात होती है, तो पुलिसकर्मी सब भी, चूंकि आजकल स्टिंग ऑपरेशन भी होता है, बहुत सा जगह वीडियो हो जाता है, तो पुलिसकर्मी सब भी बहुत सावधान होते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार यूं खुले हुए हैं, इतना खुल करके भ्रष्टाचार हो रहा है जो कोई जगह खाली नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। मैं एक एपिसोड में अपने भाई साहब के मकान की बात में कहा था आपको कि मकान वो खरीदे, मेरे ख्याल से 23 लाख के आसपास में खरीदे।
उस मकान को खरीदने के बाद जो हाउसिंग बोर्ड होता है, डीडीए फ्लैट्स जो होता है दिल्ली का, उसमें उनका लॉटरी में निकला। अब वो पैसा जमा कर दिए हैं पूरा, लेकिन उस मकान की चाबी लेने तक उनको कम से कम 7-8 हजार 10 हजार रुपया अलग अलग टेबल पर उनको देना पड़ा चाबी लेने के लिए। किसी से चाबी ले रहे हैं 2,000 रुपया देके, कहीं पर 2,000 रुपया देकर के एक पेपर मिल रहा है बिजली का, किसी को 2,000 रुपया देकर के जल बोर्ड के लिए उनका बिल बना करके दे रहा है, किसी को पैसा देकर कोई कागज बन रहा है। मतलब घर खरीदने के बावजूद भी, लॉटरी में निकल जाने के बावजूद भी, ये केवल बैग जो छुपा करके पैसा दिया जाता है वो दिया जाता है। और इसमें पुलिस कर्मियों की हालत बहुत बदतर है। एक बार की बात है, पुलिसकर्मी को पासपोर्ट पहुंचाना था घर पर, और वो पुलिसकर्मी पैसा लेने के कारण पासपोर्ट जो लेकर आया घर पर, वो पासपोर्ट दिया नहीं बिना पैसे का। वो पासपोर्ट के लिए पैसा मांगा, तो हम लोग बोले पैसा क्यों देंगे, तो बोलता है कि फिर आप जाकर के पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट ले लेना, जबकि सरासर गलत है। पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बन चुका है, वो पासपोर्ट घर पर डिलीवर किया जाता है, जो कि पुलिसकर्मी लेकर के आते हैं अक्सर। लेकिन चूंकि मैं पैसा नहीं दे रहा हूं उसके लिए, तो वो बोला पासपोर्ट आप जाकर के ऑफिस से ले लीजिए। दूसरे दिन फिर वो कॉल किया और बोला कि ये मेरी अपनी घटना है, हमारे घर की। दूसरे दिन कॉल करता है कि क्या विचार है, पासपोर्ट लेना भी है या नहीं, या चक्कर मारना है आपको पासपोर्ट ऑफिस का। तो मेरे जो आसपास के लोग थे, जो वेल विशर कह सकते हैं और दोस्त स्टाइल के लोग थे, जो एक्सपीरियंस्ड थे, अनुभवी थे, वो बोले भैया अजय क्यों बेकार पंगा ले रहा है, दो उसको 500 रुपया हाथ में और लो अपना पासपोर्ट, क्या बेकार का चक्कर मारने के चक्कर इसमें लगे हुए हो। अरे कानून से कुछ नहीं चलता है भैया, ले लो। फिर मैं जब उसका कॉल आया तो मैं बोला भाई अच्छा ठीक है, आप लेकर के आ जाओ, कल मैं जो है आपको दे दूंगा थोड़ा। जब वो दूसरे दिन पासपोर्ट लेकर आया तो उसको 500 रुपया में पासपोर्ट का दिया, जो कि कंप्लीट इलीगल है, बिल्कुल गलत पैसा है वो। और वो पैसा वो आराम से 500 रुपया अपने पॉकेट में रखा। मैं पूछता हूं आपको, उस पुलिस कर्मी की तनख्वाह नहीं है क्या? गवर्नमेंट उसे पैसा नहीं देती है क्या? ऑफिस से उसे पैसा नहीं मिलती है क्या? ये 500 रुपया वो एक आदमी के पासपोर्ट को डिलीवर करने का लेता है। आप समझ करके देखिए, अगर वो 10 पासपोर्ट लोगों को डिलीवर करता है तो वो 5,000 रुपया बनाता है पर डे का। हमारे देश में गरीबी कैसे मिटेगी, जहां एक एक अजगर ऐसा बैठा हुआ है जो हजारों गरीब का एक दिन में खा जाता है, वहां गरीबों की गरीबी कहां से मिटेगी? और हम हैं कि हम आवाज ही नहीं उठाते हैं। मैं जब जागृति चैनल को शुरू किया, और बहुत सारे लोग ऐसे जो कि मुझे एक म्यूजिशियंस के रूप में जानते हैं, वो तो उसमें से कई एक लोग भड़क गए। वो बोलने लगे कि गुरुजी आप क्या करने लगे, अरे अपना आराम से म्यूजिक करिए ना। भैया मैं भी इंसान हूं, मेरे दिल में भी जज्बात है, मेरे अंदर में खून खौल जाता है जब मैं इन बातों को सोचता हूं। जब मैं किसी को देखता हूं अन्याय करते हुए, तो मैं सोचता हूं कि मैं किस तरह का कायर हो गया हूं, मैं कैसा हो गया हूं, क्या हुआ हमारे पढ़ाई लिखाई का, क्या कर लिए हम पढ़ लिख करके, जब हम किसी बात को सुधार ही नहीं सकते। हम किस तरह के इंसान बने हैं, कैसा हमारा जमीर है। हम तो अपनी जमीर को ऐसे ही मार देते हैं। इसीलिए जरूरत है आवाज उठाने की, और इसीलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं, और यह मेरे दिल के बहुत करीब की बात है, समाज में सुधार करने की मैं बात करता हूं आपसे। म्यूजिक तो कर ही रहा हूं, एक है रोजी रोटी के लिए करना, और एक है अपने समाज में कुछ लोगों के लिए करना। तो संगीत के माध्यम से भी मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करता हूं, बहुत सारे गरीबों को भी सिखाता हूं, और बहुत सारे लोगों को बहुत ही सच्चाई से, ईमानदारी से उन्हें सिखा रहा हूं, वो भी मैं कर रहा हूं। लेकिन जागृति चैनल के माध्यम से और जागृति मंच के माध्यम से मैं आप सब का आह्वान करता हूं, अगर आपको मेरी बात में कहीं भी थोड़ी सच्चाई लगे
थोड़ा सा भी लगे कि नहीं मैं ठीक कह रहा हूं, तो आप सभी कृपया कृपया मेरे इस चैनल से जुड़ें और अपने कमेंट्स के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करें, और आपके अंदर अगर कोई विचार है तो उसे भी आप ऑडियो वीडियो के द्वारा आप हमारे चैनल पर रख सकते हैं। जब मैं ये वीडियो बनाता हूं, जब मैं कभी भी विचार व्यक्त करता हूं, तो उसमें आपके विचारों को, आपके ऑडियो को या वीडियो को लगा करके मैं संदेश दे सकता हूं लोगों के बीच। तो आप कृपया जुड़ें। सबसे पहले तो जागृति चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे विचारों को और मजबूत करें और हमें साहस दें, क्योंकि जब समाज में कोई नहीं बोलता है तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है, उसका भी साहस टूट जाता है। अगर चंद्रशेखर आजाद की मां भीख मांगती हुई पाई जाए तो कोई भी अपने औलाद को स्वतंत्रता सेनानी कैसे बनाए? अगर हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को भी अगर सही हक न मिले, वो भी जीवन भर तरसते रहे खाना खाने तक के लिए, तो कौन अपने औलाद को, अपने बच्चों को सैनिक बनाकर बॉर्डर पर भेजेगा? इससे साहस टूटता है। हमारा समाज आज कायर हो चुका है। मैं अक्सर देखता हूं, मैं जहां रहता हूं वहां भी मैं देखता हूं, जब दो पड़ोसी आपस में झगड़ा करते हैं तो तीसरा पड़ोसी चुपचाप घर में बैठा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। समाज, इसमें सोसाइटी में तो छोड़ दीजिए, समाज में तो छोड़ दीजिए, मैं देखता हूं ट्रेन में जब दो व्यक्ति झगड़ा करता होता है, वहां बैठे हुए सारे लोग समझ रहे हैं कि यह व्यक्ति गलत है और यह व्यक्ति सही है, लेकिन एक भी व्यक्ति के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, लड़ाई, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इस बीच में पंगा लेने की? यह कायरता है, यह सही सोच नहीं है। इसीलिए आज हमारे समाज में हर तरह की जो विकृतियां आ रही हैं, इन्हीं कारणों से। एक जो सुरक्षा महसूस होना चाहिए आज के जागृत समाज में, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप सभी चुपचाप बैठे हैं। जब तक आपके सर पर डंडा नहीं पड़ता है, जब तक आपके सर से पानी नहीं गुजरने लग जाता है, तब तक आप खुद आवाज नहीं लगाते हैं। नहीं तो यहां के सोसाइटी में डॉक्टर नारंग की हत्या हुई। एक सोसाइटी के अंदर 4-5 लोग घुस करके आते हैं और डॉक्टर नारंग को मारते हैं, और उसके बगल के जितने पड़ोसी हैं वो सभी चुपचाप घर से खिड़की खोल खोल करके झांक करके देख रहे हैं और उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो बाहर नहीं निकलते हैं। अगर मैं समझता हूं, अगर समाज में इस तरह की घटना हो, सही या गलत डजंट मैटर, क्योंकि सही गलत का फैसला करने के लिए कोर्ट है, सही गलत का फैसला करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है जो आकर के बस 4 गुंडों के साथ आया और किसी का फैसला करके चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। हमारे समाज में कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। कानून को आते आते वक्त लगता है, लेकिन आप सब मिलकर के कानून बन सकते हैं। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो आप सबसे पहले बाहर निकलें, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने लोगों के लिए बाहर निकलें और सबसे पहले रोकें इस तरह की घटना को अंजाम देने से। नहीं तो डॉक्टर नारंग की जगह पर आप भी होंगे और उसी समय और आपके बगल के जितने पड़ोसी हैं वो भी इसी तरह मुंह देखेंगे, दूर से देखेंगे क्या हो रहा है। इसीलिए जागृति लाए समाज में। आज जो मैं देख रहा हूं, मैं जब यूएसए भ्रमण किया, तो जब यूएसए में मैं रह रहा था तो वहां पर मैं देखा लोगों को, सब लोगों को अपने अपने घरों में रिजर्व, वहां पर कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर में रहते हैं। एक दूसरे से जो एक सोशल मतलब कनेक्शन होना चाहिए वो वहां नहीं है। मैं समझ सकता हूं नहीं है, लेकिन अब तो भारत में भी यही हाल है। जब मैं इंडिया में ये चीज को देखना शुरू किया हूं तो मुझे लगता है कि वहां से अधिक मीननेस यहां आ चुका है।
यहां के समाज में लोग अपने घर में ऐसे बंद हो गए हैं जैसे उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं देखता हूं जब रावण दहन होता है, विजयादशमी आती है, तो सब केवल एंजॉय करने के लिए पार्क में जमा हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में आपस में दूसरे दिन कोई तालमेल नहीं होता है, दूसरे दिन कोई आपस में बैठना उठना नहीं होता है। जो सभी लोग बैठ करके वहां पर विजयादशमी मना रहे थे, होली मना रहे थे, ये सब दिखावे के लिए रह गया है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं पुलिस कर्मियों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा और यह कहूंगा कि आपकी छवि जो है, आपकी छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि आप पुलिस हैं, आप सुरक्षा के प्रतीक हैं। आप जो वर्दी पहनते हैं उस वर्दी में ताकत लगता है, उस वर्दी को देख करके लोगों के अंदर एक साहस पैदा होना चाहिए, डर नहीं। इसीलिए आप सभी पुलिसकर्मी अगर किसी भी तरह से भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उससे बाहर निकलें, भ्रष्टाचार से मुक्त होने की कोशिश करें, भ्रष्टाचार से लड़ने की कोशिश करें। क्योंकि कई एक बार मुझे यह भी पता चला कि बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसा भी कहते हैं कि मुझे आगे पैसा देना पड़ता है अपने बड़े अफसर को। कितनी दुखद बात है। तो आप उसके लिए लड़े, अगर नहीं लड़ पाते हैं तो दूसरा काम करें। हर व्यक्ति गुजारा करता है, हर व्यक्ति अपना परिवार चलाता है और हर व्यक्ति को मर जाना है, हर व्यक्ति को मर जाना है, चाहे आप कितना बड़ा टीला क्यों ना जमा कर लें, सब टीला यहीं के यहीं पड़ा रह जाएगा। आप जिनके लिए कमाते हैं, आप कहानी तो सुने ही होंगे वाल्मीकि जी का, रत्नाकर डाकू का। जब रत्नाकर डाकू से पूछा गया कि तुम क्यों कमाते हो इस तरह से लूट मार करके, तो बोला अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो बोला क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारे ये सभी सगी संबंधी भागीदार होंगे? तो रत्नाकर बोला क्यों नहीं होंगे, जब हम उसके लिए काम करते हैं, उनके लिए हम ये करते हैं, तो क्यों नहीं भागीदार होंगे। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ और जाकर अपने घर में पूछ कर आओ कि तुम्हारे पाप के भागीदार वो होंगे या नहीं। कहानी आप लोग जानते ही हैं। घर गया, अपने पत्नी से, अपनी मां से, अपने पिताजी से, अपने बच्चों से, सबसे पूछा कि भाई देखो, हम जो जाते हैं बाहर में काम करने के लिए, वो काम करते हैं, हम लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, कभी हत्या कर देते हैं, उंगली काट लेता था, इस तरह की घटनाएं थी। तो हम ये जो पाप करते हैं और उससे जो धन कमाते हैं, वो धन आप लोगों के लिए ही कमाते हैं, तो क्या आप हमारे पाप में भागीदार होंगे? तो एक तरफ से सभी मना कर दिया। सबने यही कहा कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कैसे पैसा लाते हो, कैसे धन कमाते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो तुम्हारा धर्म बनता है मुझे खाना खिलाना, कपड़ा देना, मुझे रक्षा करना, हर तरह की सुविधा देना। मैं तुम्हारा पिताजी हूं तो तुम्हारा कर्तव्य है मेरी सेवा करना, मुझे खाना खिलाना, मुझे दवाई देना, मुझे कपड़े देना। मां भी यही बोली, बच्चे भी यही बोले। तो दिमाग में ठनका, वापस गया और उस दिन से संन्यास ले लिया। बात संन्यास लेने की नहीं है, बात है काम बदल देने की। अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ नहीं सकते, अगर उस पैसे से आपका घर नहीं चलता है, तो और प्रयास करें। मर्द हैं आप, कहते हैं ना, पुलिसकर्मी हैं, साहसी होने चाहिए आपको। अगर एक छोटा सा मजदूर, एक रिक्शा वाला या एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति या एक दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाला व्यक्ति अगर ये बोले कि मैं आपको ही पकड़ ले, एक पुलिसकर्मी को ही पकड़ ले चाकू लेकर के या गन लेकर के कि चलो सारा पैसा निकालो, और वो बोले क्योंकि मेरा घर नहीं चल पाता है इसीलिए मैं लूटता हूं सबको, तो आप क्या सलाह देंगे उसे?
तब तो आप बहुत बड़े फिलॉसफर हो जाएंगे, तब तो आप जैसा मतलब समझिए वक्ता कोई और नहीं दिखेगा। तो दूसरे के विषय में जब आप सोचेंगे तो आपको ऐसा समझ आएगा कि आप जो कर रहे हैं वो भी गलत है, और गलत है तो उसे आप निर्लज्ज होकर के, शेमलेस होकर के करते मत रहिए। थोड़ा सा तो विचार करें, थोड़ा सा विचार करें कि आप जो कर रहे हैं, क्या अगर वो आप नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। जरूरी है कि दूसरे का घर अगर 5 मंजिला है तो आपका भी घर 5 मंजिला बने। एक मजदूर अगर ऐसा सोचने लगेगा तो वो तो डकैती और लूटपाट ही करेगा, और क्या कर सकता है वो तो पैसा कमा नहीं पाएगा कभी भी। तब तो सबको छूट होनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट से लड़ने वाली बात है, अधिकार वाली बात है, क्यों ना उसे छूट दिया जाए। फिर अगर पुलिस कर्मियों को छूट है भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसा इस तरह से बिना मतलब बिना किसी बंधन के भ्रष्टाचार हुए चला जा रहा है और खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को अगर आप पूछ लें तो आपको बिंदास वो बोलेगा कि अरे कुछ नहीं, 50 रुपया दे देना। पहले 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, मोदी जी आए और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। तो क्या हुआ कारण मालूम? पैसा कितना आया ब्लैक मनी मुझे नहीं मालूम, कितना ब्लैक मनी बचा इसे ये भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये जरूर हुआ कि जहां पुलिस 500 रुपए लेकर छोड़ देती थी वहां पर पुलिस अब 2000 रुपए लेकर छोड़ती है। मतलब भ्रष्टाचार जो है जहां भी है वो उसी तरह है, लेकिन उसका रेशियो जो है बिल्कुल वो 100 गुना ऊपर चला गया। जहां 50 रुपया लिया जाता था वहां 500 रुपया लिया जाता है, जहां 100 लिया जाता था वहां पर 1000 लेता है, जहां 1000 था वहां 2000 हो गया। बस केवल रेशियो उसका 2 गुना हो गया। भ्रष्टाचार कहीं भी कम नहीं हुआ है, यह केवल दिखावे की बात है। हर जगह लोग कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करेंगे। केजरीवाल जी, मैं आपसे खुल करके कहना चाहता हूं, आपको चैलेंज करता हूं मैं, अगर दिल्ली में केवल आप भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे तो दिल्ली ऐसा नहीं रह जाएगा, दिल्ली बहुत बदल जाएगा। यहां की जनता, आप जनता को जमा कर लें और सबसे पूछ करके देख लें परसेंटेज में कि क्या आपको भ्रष्टाचार से हाथ मतलब भ्रष्टाचार आपके रास्ते में आता है? क्या आप कभी भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं? तो मैं बताता हूं आपको, 100 व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो उसमें से 80% लोग खड़ा होकर के कहेगा जी हां। और कहां कहां भ्रष्टाचार होता है सारे लोग जानते हैं। बिजली ऑफिस में चले जाइए, बिजली का बिल आ गया कितना, तो 25,000 रुपया। आप चले जाइए बिजली बिल ऑफिस में, क्यों आ गया इतना पैसा? आपको बिजली ऑफिस के बाहर ही उनके पालतू एजेंट मिलेंगे आपको, केवल प्रूफ ना हो वो, जिसके कारण वो आपको बताएंगे नहीं, वो केवल देखने में लगेंगे कि वो बाहर के व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से बाहर के ही व्यक्ति हैं, लेकिन वो सारे उनके पालतू हैं, उन ऑफिसरों के पालतू हैं जो बिजली विभाग में काम करते हैं। वो बाहर में ही आपको कहेंगे कि कितना का बिल है, तो 25,000 का। तो एक काम करो, 5,000 रुपया मुझे दो, इस बिल को हम 5,000 करवा देते हैं। अब 25,000 का बिल अगर 5,000 का बिल हो जाता है तो 20,000 तो गया। अब 15,000 उसमें से इसको बच गया, 5,000 उस एजेंट को दिया, 5,000 बिल पे करके बिल 0। ये भ्रष्टाचार ही तो है ना। एक तो 25,000 का बिल आता है भ्रष्टाचार के कारण, ये ऑफिस की गलती के कारण आता है। पानी का बिल, मैं अभी हाल फिलहाल की बात है, मैं पे किया हूं एक्स्ट्रा पैसा एजेंट को दे करके, मुझे कम करवाना पड़ा था बिल। पानी खर्चा नहीं हुआ, 1700 का बिल आ गया। एक आदमी को पैसा दिया, 500 रुपया दिया, 1700 का बिल 0 हो गया। यह भ्रष्टाचार तो आम हर जगह हो रहा है अरविंद जी। अगर आपके मिनिस्टर्स ईमानदारी से काम करें तो मैं कहता हूं एक भी पुलिसकर्मी या एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब आप शुरू में मुख्यमंत्री बने थे
और एक दो जगह पर स्टिंग ऑपरेशन की तरह आप अचानक ऑफिस में पहुंचते हैं और घूस लेते हुए पदाधिकारी को पकड़ते हैं और उन्हें निलंबित करते हैं जॉब से, तो देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई मुख्यमंत्री ऐसा तो हो रहा है जो कि इन बातों पर ध्यान दे रहा है। लेकिन वही ढाक के तीन पात, जब आप आए थे, वो नया नया आप मुख्यमंत्री बने तो दिखाए थोड़ा सा, ईमानदारी का पाठ लोगों को पढ़ाए और फिर धीरे धीरे राजनीति के रंग में रंगते चले गए। फिर तो झूठ का बोलबाला और भ्रष्टाचार का बोलबाला फिर उसी तरह पूरे के पूरे दिल्ली में छाया हुआ है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से विनती करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब से विनती करूंगा कि आप लोग जगें, बोलना शुरू करें। अगर बोलेंगे नहीं तो आपके आगे आने वाला जो जनरेशन है वो आपसे भी कायर होगा, कायर नहीं नपुंसक होगा। अगर वीर और योद्धा अपने अग्रज को बनाना चाहते हैं, जो अगले जनरेशन को अगर आप वीर और योद्धा बनाना चाहते हैं जो कि समस्याओं से लड़ सके, तो बोलना सिखाएं, खुद बोलें, खुद लड़ें। समस्या तो आती ही रहती है जीवन में, समस्याओं से लड़ें, बोलें, आवाज लगाएं, तो निश्चित रूप से हमारे आने वाला जो जनरेशन है वो अच्छे नस्ल का होगा। और अंत में फिर एक बार पुलिस कर्मियों से यह आग्रह करते हुए मैं समाप्त करता हूं कि आप अपने चरित्र को बदलें। पुलिस भाइयों, आपको देख करके अभी इस समय लोगों को घिन सी आती है, लोगों में नफरत सी आती है आपको देखकर, जबकि आपको देख करके एक श्रद्धा सी होनी चाहिए। आप हमारे नेशनल हीरो हैं। आप जो वर्दी पहने हैं उस वर्दी का बहुत बड़ा पावर है, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, कानून का पालन कराने के लिए उस वर्दी में पावर है। जिस रास्ते से आप भटक रहे हैं, और जो पुलिसकर्मी अभी भी ईमानदारी से और सच्चाई से अपने ड्यूटी को करते हैं और अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने देते हैं, उन सभी पुलिसकर्मियों को मेरा सैल्यूट है। और मैं पूरे देशवासियों की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप अपने वर्दी का लाज रखे हैं और अपने पुलिसकर्मी होने का एक जो आदर होना चाहिए समाज में वो आप बरकरार रखे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, घुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है, ठीक उसी तरह कुछ गंदे वर्दी वालों के कारण, कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के कारण सभी पुलिसकर्मी बदनाम होते हैं। उसी तरह आज एक स्लोगन जैसा है, पुलिस, अरे उनसे दूर रहो। कोई समस्या हो जाए पुलिसकर्मी को फोन मत करो, क्योंकि समस्या से लड़कर तुम जितने आसानी से उस समस्या से बाहर निकल जाओगे, अगर पुलिसकर्मी को फोन कर दिए तो उस समस्या से ज्यादा पुलिसकर्मी से तुम इतने उलझ जाओगे कि उससे निकलना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इसीलिए आप सभी लोग जागृति चैनल से जुड़ें। आप सबसे लास्ट में आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को व्यक्त करें इस चैनल पर। मैं चाहता हूं अपने दिल से, अपने सच्चाई के बातों से मैं आप समाज में सब लोगों को जो जगाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें आप सबका बल मुझे मिले, आप सबका प्यार मिले मुझे, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले, ये मैं चाहता हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से कमेंट्स भी करें, लाइक्स भी करें और अपने कमेंट्स में अपने विचारों की अभिव्यक्ति जरूर से जरूर करें। फिर दूसरे वीडियो में आपसे दूसरे विषय को लेकर के मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।